कॉर्पोरेट कनेक्शन की। और आज बात होने वाली है तिलक नगर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी अमित रहानुकर जी, जिनसे बात होगी ग्लोबल स्पिरिट के साथ जो एग्रीमेंट कंपनी ने किया है उसके बारे में, साथ ही नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में, और कंपनी लगातार कर्ज कम कर रही है उसको लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी है। इस सबसे पहले लेकिन आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज देश का जाना माना नाम है। प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। मार्केट लीडर्स हैं ये लोग। 12 राज्यों में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी। पोर्टफोलियो में 15 से ज़्यादा ब्रांड प्रोडक्ट शामिल हैं। कुल वॉल्यूम में ब्रांडी प्रोडक्ट की हिस्सेदारी 94% है। जैसा हमने आपको बताया, मार्केट लीडर है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो आपने अभी ग्लोबल स्पिरिट के साथ अग्रीमेंट किया है उसकी डिटेल्स अगर आप बताएं अपने निवेशकों को, किस तरह से आपकी कंपनी को इस अग्रीमेंट से फायदा होने वाला है, चाहे वो रेवेन्यू टर्म्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, हर तरह से। को नमस्कार और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने अभी फिलहाल ही डिस्क्लोजर दिया था कि ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था श्रीरामपुर में, जहां हमारा मदर यूनिट है। वहां हमारी एक ग्रेन डिस्टिलरी है जो कई कारणों की वजह से हम उसको फुली ऑपरेशनल नहीं कर पाए, उसको फुल कैपेसिटी भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। हमारी कंपनी सौमिक जी प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन प्ले है, हम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन प्ले है। जैसे आपने आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बताया कि ब्रांडी हमारी फोकस एरिया है। करीबन 90-95% हमारा सेल ब्रांडी से मिलता है हमको। और इंडिया के वी आर द लीडिंग प्रीमियम ब्रांडी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। सो आवर फोकस प्राइमरीली हैज बीन towards growing the category, the brandy category as a whole, and of course we have the leadership position within that brandy category. तो वो डिस्टिलरी जो हमारे एक तरह से आपने देखा जाए तो एक नॉन कोर एरिया हम माना जा सकते हैं। तो इसलिए वो नॉन कोर एरिया के लिए हमने ग्लोबल स्पिरिट्स, जो कि काफी उनके इंडिया में भारत भर में 6 ग्रेन डिस्टिलरीज वो चला रहे हैं। दे आर द इंडिया में भारतवर्ष में सबसे लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रेन ये हैं। उनके साथ हमने करार किया ताकि वो डिस्टिलरी को हम बेस्ट पॉसिबल वे से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सके, उसकी एफिशिएंसीज हम ला सके, उसका जो स्पिरिट जो बनेगा उसकी मार्केटिंग कर सके। इसलिए हमको लगा कि वो ठीक रहेगा कि ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ इस ग्रेन डिस्टिलरी के प्रोजेक्ट में उनके साथ जुड़ने के लिए। तो यही उसका मेन उद्देश्य तो यही था। और अभी हमें उम्मीद है कि ये प्लांट FY23 में सेकंड हाफ में वो ऑपरेशनल होगा। तो उसके पूरा बेनिफिट जो है इस प्लांट को पूरी तरह से ऑपरेशनल होके उसका पूरा बेनिफिट हमको FY24 में मिलेगा। ये सेकंड हाफ में प्लांट ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। जानना चाहता था अगले सवाल के जरिए अमित जी की कब से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जैसा आपने बताया FY23 में, तो आपके बुक्स पर जो इफेक्ट है इसका फाइनली जब ऑपरेशनल हो जाएगा आपका डिस्टिलरी, तो आपके बुक्स पर आपने बताया FY24 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, करेक्ट? जी, FY24 में इम्पैक्ट पड़ेगा। इट विल बी वो जो कुछ भी रेवेन्यू आ जाएगा वो पूरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा। जो कुछ भी अर्निंग हमको ग्रेन डिस्टिलरी से मिलेगा वो इंक्रीमेंटल ही रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रांडेड बिजनेस एक एक्स अमाउंट ला ही रहा है। ब्रांडेड बिजनेस इज जनरेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ एबिटा। दिस विल बी अनदर कंपोनेंट व्हिच वी एक्सपेक्ट टू जनरेट, क्योंकि इसमें जो ग्रेन डिस्टिलरी में उसमें सौमिक जी 90% हमारा निवेश ऑलरेडी हो चुका है। बस 10% हमको वो निवेश करना बाकी है, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी निवेश इसमें कर चुके हैं, लेकिन वो प्लांट पूरी तरह से सही चल नहीं पा रहा था इतने सालों से। और पहले हम ये निवेश नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी बहुत एक तनावग्रस्त स्थिति से गुजर रही थी। तो वो तनावग्रस्त होने की वजह से वो ग्रेन डिस्टिलरी को ठीक करने में जो हमको निवेश लगाना चाह रहे थे वो हम उसके लिए हम काबिल नहीं थे। लेकिन अभी पिछले साल में हमने करीबन 2 इक्विटी फंड रेजेस हमने क्लोज किए हैं। पिछले साल हमने 140 करोड़ की एक इक्विटी रेज की थी, और अभी हालांकि पिछले महीने में हमने और 85 करोड़ इक्विटी रेज किया है। तो करीबन 225 करोड़ का इक्विटी रेज, फंड रेज अभी 12 महीनों में हो गया है। तो अभी कंपनी की बैलेंस शीट काफी सुधर गई थी। तो अभी उसके हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऐसे जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए हम आसानी से निवेश कर सके। आप अपना कर्ज भी धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं अमित जी। तो हम देख रहे हैं कि पहले काफ़ी हद तक आपका कर्ज 1000 करोड़ से ज़्यादा था, शायद 3 से 4 साल पहले तक। अब वो 400 करोड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ है। तो ये जो आपने रेज किए हैं फंड्स, इसके ज़रिए आप उसको सर्विस कर रहे हैं, और आगे क्या प्लान है फिर? क्या आप नेट डेट फ्री कंपनी होना चाहते हैं?
जी, तो FY19 यदि आप देखते हैं कि FY19 में हमारा डेट पोजीशन करीबन 1200 करोड़ की थी, 1200 करोड़ की डेट पोजीशन थी, और फाइनेंस कॉस्ट करीबन 180 करोड़ की थी फाइनेंस कॉस्ट। और यदि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखते हो तो उसमें डेट पोजीशन हैज बिकम 400 करोड़, 400 करोड़ डेट पोजीशन हुआ है, और फाइनेंस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़। सो देयर हैज बीन बहुत रिडक्शन हुआ है डेट में, और फाइनेंस कॉस्ट में बहुत रिडक्शन हुआ है। और हमें उम्मीद है कि FY23 यानी इस वित्त वर्ष में हम डेट और भी आधा करेंगे। हमारी उम्मीद है कि अगले साल हमारा नेट डेट पोजीशन 200 करोड़ रहेगी, और इस साल में हम इंटरेस्ट कॉस्ट 40 करोड़ के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो अभी ये पूरी जो बचत हुई है इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग में और डेट कम करके, से जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो जनरेट हुआ है वो हम अभी बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस बढ़ाने में लगाएंगे। क्योंकि पिछले सालों में भी हम डिमांड में कभी भी हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी लीडरशिप पोजीशन थी, मैंशन हाउस ब्रांडी इज द इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी। वी हैड डिमांड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बस वो बैलेंस शीट थोड़ी हैवी होने की वजह से वो वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स थे। अभी हमने वो पूरे हमने उसका समाधान हम कर चुके हैं, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि विल बी एबल टू ग्रो नाइसली इन द नेक्स्ट 2 years। बाय FY24 आई एक्सपेक्ट दैट विल बी नियर डेट फ्री, नेट डेट इन अनदर 2 24 के years, आसपास आप नियर 2 साल। जी डेट फ्री होने की जी, तैयारी कंपनी कर रही है। बिल्कुल। बिल्कुल अभी जो तैयारी डेटा करिए। हमारे सामने है अमित जी, उसमें आपका जो पिछला क्वार्टर रहा है वॉल्यूम्स के हिसाब से वो बेस्ट क्वार्टर रहा है पिछले शायद 6-7 साल में। तो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ये कहाँ से आ रही है, क्या वजह है इस शानदार ग्रोथ की? तो ग्रोथ के वजह हमारे सब मार्केट्स काफी अच्छे करे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी तक तो डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस वो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल का इंतजाम करने में थोड़ी वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स थी, तो हम बाजार को पूरी तरह से हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में गैप्स हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में गैप्स हो रहे थे, कस्टमर सर्विसिंग में गैप्स हो रहे थे। अभी बैलेंस शीट करेक्ट करने के उपरांत हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जो हिकअप्स थे, जो कुछ सब ऑब्स्टिकल्स थे, उनका अभी समाधान हो चुका है। तो आई थिंक द कंपनी कैन रियली नाउ स्ट्रेच इट्स लेग्स, इफ आई वर टू से। आई थिंक दिस इज द टाइम। आई थिंक नेक्स्ट 2 years वी रियली हैव ग्रेट रनवे अहेड ऑफ अस। करेक्ट। हमने देखा आपका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अमित जी, और कई बड़े की स्टेट्स में आपका मार्केट शेयर अब बढ़ रहा है। शायद लोगों का जो इंटरेस्ट है, इंडिया वैसे तो एक विस्की डोमिनेटेड मार्केट है जब हम लिकर स्पेस की बात करते हैं, लेकिन ब्रांडी भी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और जाहिर तौर पर आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मार्केट शेयर को और बढ़ाने के लिए क्या आप किन्हीं और स्टेट्स की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर अभी आपका कारोबार नहीं है? एक्सपैंड किस तरह करना चाहते हैं अलग अलग जोग्राफीज में अपने को आप? तो इंडियन IMFL मार्केट 300 मिलियन केसेस का है। उसमें से जैसे आपने भी उल्लेख किया कि विस्की उसमें से प्रीडोमिनेंट कैटेगरी है, दैट 60% सेल उसमें विस्की का है। लेकिन विस्की के बाद जो दूसरी लार्जेस्ट कैटेगरी है वो ब्रांडी है। ब्रांडी के करीबन 20% ऑफ ओवरऑल मार्केट इज देयर, एंड ब्रांडी इज द कैटेगरी वेयर वी आर कंसंट्रेटिंग, वेयर वी आर स्ट्रेंथ। क्योंकि ये कंपनी ब्रांडी से ही बनी है, हमारा उसमें बहुत तजुर्बा है, बहुत पुराना तजुर्बा और अनुभव है, जिसका हम उपयोग करके ये कैटेगरी में बिल्ड कर रहे हैं। गर्व की बात है कि हम भारत या शायद एशिया खंड की भी पहली कंपनी है जिसने फ्लेवर्ड ब्रांडी हमने इंट्रोड्यूस की है। अभी फिलहाल ये पुडुचेरी में हमने लॉन्च किया उसको, उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 3 फ्लेवर्स में हमने लॉन्च किए, पीच, ऑरेंज और चेरी। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में है कि ये ब्रांडी कैटेगरी में कोई इनोवेशन हो रहा है, और कोई ब्रांडी कैटेगरी के बारे में इतना पैशनेट है तो वो हमारी कंपनी है। करेक्ट। इसके अलावा चूंकि चैलेंजेस कुछ रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर हो, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट को लेकर हो, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हद तक पिछले कुछ समय तक इंडस्ट्रीज को परेशान करता रहा है। आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और कैसे इनको एड्रेस किया है? जी, तो जनवरी और फरवरी से जरूर आई थिंक इन्फ्लेशन, वो कमोडिटी जो प्राइसेस है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए हमारे ऊपर भी तनाव है। हमारे सब इनपुट कॉस्ट जनवरी फरवरी से बढ़ते गए हैं, और कुछ भी उसमें राहत नहीं है। क्योंकि जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर भी हुआ, उसके भी पश्चात कमोडिटी प्राइस में बहुत प्रेशर था। अभी भी वो प्रेशर जारी है, और हम पूरी तरीके से अभी कंज्यूमर्स तक ये इंक्रीज जो है, बढ़ोतरी जो है, हम अभी तक उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट 2 क्वार्टर्स मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स पे जरूर प्रेशर रहेगा। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है,
लेकिन मार्जिन पे प्रेशर रहने वाला है, दबाव रहने वाला है, लेकिन वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो प्राइस इंक्रीजेस हमको जरूर मिल जाएगी, वो कंज्यूमर के ऊपर वो इन्फ्लेशन वो हम पास ऑन कर देंगे। तो मेरे हिसाब से एक क्वार्टर का सवाल है जहां कुछ प्रेशर रहेगा, उसके बाद रनवे और बढ़ोतरी ठीक रहेगी। आई थिंक वी विल सी मार्जिन स्टेबलाइजेशन टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। का आखिरी सवाल मैं इसी से जुड़ा आपसे पूछना चाहता था अमित जी, और वो ये कि किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न आपने देखा है पिछले कुछ समय में इंडस्ट्री में, और क्या आपके पास कोई स्कोप है अभी प्राइस हाइक लेने का? आपका क्या प्लान है? प्राइस हाइक आप लेने वाले हैं? कब तक ले सकते हैं? तो हम अभी सौमिक जी हम सब जगह कोशिश कर रहे हैं जहां हमको, क्योंकि बहुत से जो राज्य हैं उनमें वो गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, तो ये जो प्राइसिंग रहता है वो स्टेट अप्रूव्ड मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। तो उसमें कभी दौरान टाइमिंग गैप रहता है कि अभी प्राइस इन्फ्लेशन अभी हुआ है, हमको पूरी तरह से सरकार को हमको जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस जगह पे इन्फ्लेशन हुआ है, कितने प्रतिशत इन्फ्लेशन हुआ है। तो वो सब अभी पूरी इंडस्ट्री इसके पीछे ही लगी हुई है कि जल्द से जल्द हमें कुछ ना कुछ रीजनेबल प्राइस इंक्रीज मिल रहे हैं टू कीप अप विद द इन्फ्लेशन। तो इसी में हम सब प्रयासरत में हैं अभी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट अमित जी आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और जैसा आपने कहा कि आप 2 से 3 साल में डेट फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अमित दहानुकर सीएमडी यहाँ पर तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ के बताते हुए किस तरह से जो नई डील इन्होंने की है ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ, उसका फ़ायदा मिलेगा। उनके जो प्लान्स हैं अहमदनगर में वो फिर से शुरू हो पाएंगे, पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाएंगे, और धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री होने की तरफ बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 5% के सर्किट पर लॉक दिखाई दे रहा है 80 रुपए के भाव पर। अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। बहुत बहुत स्वागत अविनाश आपका भी। मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है आने वाले समय के लिए, डिमांड उनको अच्छी दिखाई दे रही है, और जो डील की है ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ वो इनको लगता है कि वित्त वर्ष 2024 तक इनको फ़ायदा देने लगेगी बुक्स में। आप कैसे रीड कर रहे हैं और क्या कॉल है इस समय तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ पर? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए तिलक नगर में डेफिनेटली जो आने वाला क्वार्टर है, बेसिकली जून और सितंबर थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना बैलेंस शीट पे कर्जा कम किया है। इन्होंने 2 राउंड्स ऑफ इक्विटी फंडिंग भी की है और काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स जैसे मधु केला ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात, ब्रांडी मार्केट में इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है, काफी अच्छा प्रोडक्ट रेंज है, और जिस प्रकार का अभी ट्रैक्शन हमको दिख रहा है लिकर मार्केट में, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले साल में अच्छी ग्रोथ आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे आपने कहा कि ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ जो इन्होंने करार किया है, इससे डेफिनेटली इनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलेगा, मार्जिन भी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। तो ओवरऑल टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है, और अगर किसी का नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। प्लेसमेंट की प्राइस करीबन 73-74 की, आज की प्राइस अराउंड 80 रुपया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। जिनको थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेना है, उनको अभी भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीना रखिए, क्योंकि नंबर्स में को इम्प्रूवमेंट आने के लिए शायद आपको 3 से 6 महीने का थोड़ा सा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट ने भी कहा कि पहले 1-2 क्वार्टर्स मार्जिन में थोड़ा सा दबाव दिखेगा, लेकिन सेकंड हाफ में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि अच्छी खासी अपसाइड आपको नंबर्स में देखने को मिलेगी। तो नेट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली वर्थ वाइल टेकिंग अ स्मॉल पिक एट द करंट लेवल, बट टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ रखें। बिल्कुल, तो टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई दे रही है, और जिस तरह के कदम कंपनी ने उठाए हैं उसका फ़ायदा आने वाले कुछ सालों में मिलेगा। तो टाइम फ्रेम बहुत क्लियरली बताया अविनाश ने, यहाँ 12 से 18 महीने का रखिएगा, और आप करंट लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं 80 रुपये के भाव पर। तो यहाँ पर नज़रिया अच्छा बनेगा, एक अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आप डाल सकते हैं तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ में। बहुत शुक्रिया अविनाश समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के